हेलो दोस्तों, अब जो है हम यूनिट नंबर 5th दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे सामने है दैट इज व्हाट इज कंज्यूमरिज्म। जैसे कि वर्ड कंज्यूमरिज्म में एक वर्ड शो हो रहा है दैट इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमरिज्म जो है कंज्यूमर से ही रिलेटेड है। ये एक ऐसा टर्म है या एक ऐसी आइडियोलॉजी है, हम कह सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर, जहां पे कंज्यूमर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा ले, जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि अवेलेबल हैं वो उनका उपभोग करे, उनका कंजप्शन करे। दैट इज नोन एज कंज्यूमरिज्म। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। कंज्यूमरिज्म इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट आर्ग्यूज दैट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। कंज्यूमरिज्म जो है एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो क्या बताती है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को देखना जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। ओके, इट इज एन आइडियोलॉजी, ये एक सोच है दैट प्लेस वैल्यू ऑन द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कंज्यूमर क्या सोचता है कि वो एक्सेसिव यूसेज करे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं वो जितनी ज्यादा सुख सुविधा लेना चाहता, जितनी अवेलेबल है उतनी सुख सुविधा वो लेना चाहता है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स consumerism is seen as a force that creates drastic spikes in purchasing। और इकोनॉमिक्स में देखा गया है कि जब भी कंज्यूमरिज्म होती है तो उस समय जो है परचेज जो है स्पाइक होती है, यानी परचेसेस जो है बढ़ती है। ऑब्वियसली यदि किसी भी मार्केट में कंज्यूमरिज्म है तो वहां पे कोई भी कंज्यूमर क्या सोचेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा गुड्स लेने हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विसेज अवेल करनी है। अब जब कंज्यूमर ये सोच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्टिकुलर मार्केट होगा उसकी परचेसेस तो बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में यदि कंज्यूमरिज्म को देखा जाता है तो वहां पे ये देखा जाता है कि जब ये कंज्यूमरिज्म की आइडियोलॉजी आती है तब परचेज जो है किसी भी बिजनेस की ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को देखा जाता है और यहाँ पे कंज्यूमर का ये बिहेवियर रहता है कि जितनी ज्यादा सुख सुविधा उसे मिल सकती है वो सभी सुख सुविधा लेना चाहता है। दैट इज नोन एज कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब कंज्यूमरिज्म का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या इसका बेनिफिट है? तो इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई, बिजनेस में यदि हम बात करें तो ऑब्वियसली इससे सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि कंज्यूमर चाहता है कि उसके पास हर वो प्रोडक्ट हो। अब कंज्यूमरिज्म यदि इसको एग्जांपल से समझें तो यदि किसी पर्सन ने ऐसा सोचा कि उसके पास व्हीकल्स होने चाहिए, यानी वो हर डे के लिए अलग व्हीकल यूज करना चाहता है। अब इतनी सुख सुविधा यदि वो चाहता है तो इससे क्या होगी, ऑब्वियसली सप्लाई में इंप्रूवमेंट होगा, सप्लाई बढ़ेगी, है ना। तो इंप्रूवमेंट इन सप्लाई। नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होगी क्योंकि कंज्यूमर खुद जो है गुड्स को और सर्विसेज को जो है अवेल करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो कोई अनफेयर ट्रेड प्राइसिंग नहीं होगी। ऑलरेडी जो है मार्केट बहुत अच्छे से चल रहा होता है। बेटर रिलेशन टू एम्प्लॉयज, इससे यदि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन जो है अच्छे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, परचेज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट किनको पड़ता है, एम्प्लॉय को, उनका इंक्रीमेंट होगा तो बेटर रिलेशन डेवलप होते हैं एम्प्लॉय के साथ। सेम ऐसा ही गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट किस चीज पे फोकस करती है, यदि कोई भी चीज यदि आपके कस्टमर के इंटरेस्ट में की जा रही है तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करती है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है इन द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। देन एजुकेटिंग कंज्यूमर, एक तरीके की अवेयरनेस क्रिएट कर पाते हैं, कंज्यूमर को जो है जानकारी दे पाते हैं कि इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और आपके पास ये चॉइस है, इस तरीके से कंज्यूमर को जो है एजुकेट कर पाते हैं। तो ये है कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म होने का क्या इंपॉर्टेंस है, वी हैड सीन दैट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है? इस तरीके की मार्केटिंग जहां पे इको फ्रेंडली मार्केटिंग की जाती है या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान न हो, दैट इज नोन एज ग्रीन मार्केटिंग। आइए पढ़ते हैं। ग्रीन मार्केटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली और हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे ये कोशिश की जाती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे सर्विसेज को जो है प्रमोट किया जाए जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है एनवायरनमेंट में। जैसे अभी हम देखते हैं
कि वेस्टेज से जो है यूजेबल चीजें बनाई जाती हैं, है ना, वो हो गया। डिस्पोजल्स का उपयोग जो है कम से कम हो गया, उसके बिहाफ पे हमने देखा है कि इको फ्रेंडली प्लेट्स और इस तरीके के मटेरियल निकले हैं जिससे जो है हम एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग सच एज, और इससे जो है सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रहे, जैसे कि प्रोडक्ट का डिजाइन, पैकेजिंग, मैसेजिंग एंड प्रमोशन। सम ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, कुछ ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया गया है, लेट अस सी। क्रिएटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सबसे पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना, है ना, ऐसे प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट को हार्म न करें, जैसे कि आज के समय में जो है जो क्लोथ्स बनते हैं तो वो रिफाइंड कॉटन से या फिर बाम्बू से भी जो है बनाए जाते हैं, ताकि जो है इन्वायरमेंट को नुकसान न हो। यूजिंग इको फ्रेंडली, पहले तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनने चाहिए, फिर उसका उपयोग होना चाहिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए, है ना, डिस्पोजेबल का नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, पैकेजिंग किससे होनी चाहिए, रिसाइकल मटेरियल से, ऐसा मटेरियल जो ऑलरेडी यूज है, यानी वेस्ट से वापस से हम उसको रिफाइन करके पैकेज कर पाए, तो ऐसा होना चाहिए। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे जो वेरियस केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्री से, उसको जो है कम करने की कोशिश करना। देन अडॉप्टिंग सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ऐसा बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कि इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए बाय एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, देन मेकिंग एफर्ट्स, मार्केटिंग एफर्ट्स कम्युनिकेटिंग अ प्रोडक्ट एनवायरनमेंट बेनिफिट्स, ऐसे एफर्ट्स करना जिससे जो है एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचे, नुकसान न हो, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना। सो दिस इज द ग्रीन मार्केटिंग, जहां पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हों, जिससे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान न हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, दैट इज नोन एज ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जैसे कि हमें पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया है, ताकि कंज्यूमर के साथ कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, उनको प्राइस जो है रीजनेबल रेट पे गुड्स मिलने चाहिए, उनके साथ कोई भी गलत या धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए जब भी वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और उनके हित के लिए उनके कुछ राइट्स बनाए गए हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। आइए पढ़ते हैं। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्टेड। 1986 में ये एक्ट बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रखा गया है। और ये किस पर्पस के लिए है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के हित के लिए जो है ये बनाया गया है। फॉर दैट पर्पस to make provisions for the establishment of consumer councils for settlement of consumer dispute। यदि कंज्यूमर का कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वेरियस कंज्यूमर काउंसिल्स बनाए गए हैं, जहां पे कंज्यूमर जो है अपनी प्रॉब्लम को लेकर जा सकता है और वहां पे अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा के वहां पे कंपनसेशन या उसका निवारण के लिए जो है कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, एंड फॉर या तो कुछ यदि डिस्प्यूट हुआ है उसके लिए, और इसके अलावा एंड फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विद कंज्यूमर, या फिर कंज्यूमर के साथ यदि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उसके लिए भी वो कंज्यूमर काउंसिल में जाके वहां पे कंप्लेन कर सकता है कि उससे क्वालिटी जो बोली गई थी उसके अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्ट नहीं मिला है, प्राइस यदि हायर चार्ज किया गया है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम यदि कंज्यूमर को आ रही है और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो जो है वो कंज्यूमर काउंसिल में जाके जो है उसका निवारण कर सकता है। जैसे कंज्यूमर काउंसिल अलग अलग लेवल पे बनाए गए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है जब कोई छोटा सा इशू है ना, ऐसे ही फिर स्टेट काउंसिल बनाया गया है, और फिर यदि बहुत बड़ा कोई केस हो गया है, कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी एट द नेशनल कमीशन जो है उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, अब यदि हम देखें कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कंज्यूमर को उसका हक भी पता होना चाहिए कि मेरा राइट क्या है। ठीक है, सो लेट अस सी, राइट टू सेफ्टी,
ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको जो गुड्स दिए जा रहे हैं वो जो है सेफ हैं, है ना, उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा उस प्रोडक्ट का यूज करके या उनका कंजप्शन करके। यदि कंजप्शन के गुड्स हैं तो उसको हक है राइट टू सेफ्टी का, राइट टू चूज, उसे चॉइस का जो है राइट है। यदि उसके पास 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो ही हैज द राइट टू चूज दैट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन ने उसको फोर्स किया तो उसे परचेज करना पड़ेगा। तो ही हैज द राइट टू चूज द प्रोडक्ट। राइट टू बी इन्फॉर्म, उसको इंफॉर्मेशन जानने का हक है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट में कुछ इशू है या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी है तो कंज्यूमर को उसको जानने का पूरा पूरा हक है। राइट टू बी हर्ड, यदि कंज्यूमर को कोई इशू है या कोई कंफ्लिक्ट है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको सुनना, कंज्यूमर को सुनना जो है वो उसका अधिकार है ना। राइट टू सीक कंपनसेशन, यदि कंज्यूमर का कोई नुकसान हुआ है तो कंज्यूमर का ये हक बनता है कि वो जो है उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग करे और उसके बिहाफ पे कंपनसेशन जो है ले, तो ये उसका राइट है। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर को जो है अवेयर करवाया जाए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उस चीज का जो है कंज्यूमर को एजुकेशन दिया जाए, उसको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंज्यूमर के राइट्स हैं। और कंज्यूमर को जो है प्राइस जो रीजनेबल प्राइस पे जो है चार्ज होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे जो है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसको मिलनी चाहिए, ये हम लिख सकते हैं। तो दिस आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन राइट्स के लिए लड़ भी सकता है यदि वो नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, वायरल मार्केटिंग। अब वायरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट्स को वायरल करने के लिए जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज वायरल मार्केटिंग, है ना। वायरल मार्केटिंग इज अ business strategy that uses existing social networks to promote a product mainly on various social media platforms। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट जो है वायरल हो जाए, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो जाता है वैसे ही प्रोडक्ट को वायरल करना है, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी है मेनली सोशल मीडिया पे अपनी एडवर्टाइजमेंट पुटअप करना ताकि आपका प्रोडक्ट जो है उस प्रमोट हो, है ना, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो जो है ये यूज किया जाता है वायरल मार्केटिंग कंसेप्ट। इट्स नेम रिफर्स टू हाउ कंज्यूमर स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट विद अदर पीपल। और इसमें क्या चीज होती है, किस, ये भी देखा जाता है कि कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बाकी लोगों से शेयर करता है। यदि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मैं उसका फीडबैक, जैसे कि हम देखते हैं जब हम अमेजोन से कुछ परचेस करते हैं, नीचे जो है आपको एक रिव्यू सेक्शन मिलता है। जब आप कुछ परचेस करते हो और आप कंफ्यूजन में रहते हो कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, तो आप जाके उसके रिव्यूज पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में जो बाकी के कंज्यूमर हैं वो क्या कह रहे हैं। तो यदि वो अच्छा कह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जो है आपका और ज्यादा उसकी सेल्स बढ़ेगी। तो ये चीज जो है एक तरीके से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में बाकी लोगों को आपका कंज्यूमर जो है वो क्या बता रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया है। ठीक है, मच इन सेम वे एज द वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि एक वायरस जो है दूसरी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे किस तरीके से स्प्रेड होता है, फैलता है, वैसे ही वायरल मार्केटिंग में आपके प्रोडक्ट की जानकारी जो आपका कंज्यूमर है जिसने ऑलरेडी खरीद लिया है वो बाकी लोगों को कैसे बताता है, जिसको हम कहते हैं रिव्यू मेनली, या फीडबैक जो बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि उनको किस तरीके से लगा। हमने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस इस पे बनते हैं कि सामने वाला प्रोडक्ट यूज करता है और उसके बारे में आपको जानकारी देता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको कैसी लगी, उनकी प्राइस कैसे लगी, एक तरीके का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं दूसरे लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो दिस इज द वायरल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, इट सीक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय वर्ड ऑफ अ माउथ और शेयरिंग विया द इंटरनेट और ईमेल। अब इसमें जो है सभी कंसेप्ट आ सकते हैं, या तो पर्सन टू पर्सन यानी कोई पर्सन जो है वर्ड ऑफ माउथ यानी उसकी तारीफ कर सकता है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो है अपना फीडबैक जो है लिख सकता है। जैसे हमने रिव्यू देखा तो वो लिखने में आ जाएगा। यदि वीडियो बनाया है किसी ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बताने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, तो ये एक माध्यम होगा कि वो वर्ड ऑफ माउथ
जो है अपने इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। तो दिस इज द वायरल मार्केटिंग। ओके, अब इसके क्या फायदे हैं वायरल मार्केटिंग के? तो वायरल मार्केटिंग से जो है आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, वाइड रीच तक। ऑब्वियसली जब हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास एक लिमिटेशन रहती है अपने प्रोडक्ट को भेजने में, लेकिन जब हम वायरल मार्केटिंग का उपयोग करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी हद तक, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। तो इसका ये बेनिफिट है। ग्रोथ इजीली होगी। ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है लार्ज क्वांटिटी में यदि बिकेगा तो ग्रोथ जो है इजी, मतलब जल्दी होगी इन कंपेरिजन टू अदर मेथड्स। लोअर कॉस्ट। सोशल मीडिया पे एज सच बहुत ज्यादा कॉस्टिंग तो आती नहीं है। यदि आप किसी ने रिव्यू दिया है उसके माध्यम से ही आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है, या किसी ने वीडियो बनाया है उसी के माध्यम से जो है सेल्स बढ़ रही है, तो कॉस्टिंग आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्टिंग जो है ज्यादा नहीं आती है। और एक तरीके से ब्रांड की अवेयरनेस भी होती है लोगों को ये पता पड़ता है कि आपकी ब्रांड जो है बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वही नाम वायरल हुआ है, यानी वो प्रोडक्ट, जैसे कि कोई वीडियो वायरल होता है तो वो हर पब्लिक के पास पहुंचता है कहीं ना कहीं किसी वे में। तो वैसे ही यदि प्रोडक्ट वायरल हो रहा है तो उस ब्रांड की जानकारी आती है, हमें ऐसा फील होता है ना ये नाम बार बार क्यों आता है, तो दैट मीन्स वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो ब्रांड जो है एक तरीके से फेमस होती है। तो ये उसके बेनिफिट हैं ऑफ द वायरल मार्केटिंग। इस यूनिट में टॉपिक्स ज्यादा हैं, बट टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, और सभी टॉपिक जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। अब इसके डीमेरिट्स यदि हम देखें कि वायरल मार्केटिंग की डीमेरिट क्या है, इसके नुकसान क्या है, तो यदि कोई इसकी नेगेटिव वर्ड्स यानी इस प्रोडक्ट की किसी ने बुराई कर दी तो वो प्रोडक्ट जो है बहुत ही बुरी तरीके से गिरेगा, है ना, फिर तो उसको कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो ये इसका एक नुकसान है। हार्ड टू मेजर, आप इसको मेजरमेंट ही नहीं कर पाओगे, इसके रिजल्ट्स को मेजर नहीं कर पाओगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट पॉपुलेशन के पास जो है ये पहुंच चुका होता है। तो ये इसका नुकसान है। लो वायरलिटी, यदि आपका प्रोडक्ट जो है वायरल नहीं हुआ है तो जो है कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी होगा, और वो प्रोडक्ट जो है एक अनसक्सेसफुल वे में जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इसकी एक, जरूरी नहीं है ना कि हर प्रोडक्ट जो है वायरल हो। तो वायरल मार्केटिंग का ये एक डीमेरिट है। डिफिकल्ट टू कलेक्ट फीडबैक, आप फीडबैक जो है पब्लिक से ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत ही ह्यूज है। तो हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर फीडबैक ना आए। तो ये उसके कुछ नुकसान है जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी ऐसी मार्केटिंग जहां पे रिलेशन को महत्व दिया जाए, कंज्यूमर्स के साथ अच्छा रिलेशन होना, दैट इज नोन एज द रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं CRM। रिलेशनशिप मार्केटिंग एक तरीके की स्ट्रेटेजी है मार्केट की, जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप को ध्यान में रखा जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है कि कस्टमर के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। दैट एम्फसाइज, जिसके कारण दैट एम्फसाइज कस्टमर रिटेंशन, जिससे कस्टमर जो ऑलरेडी हैं वो रिटेन रहेंगे आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट को जो है पसंद करते रहेंगे यदि आपने कस्टमर्स के के साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप बिल्टअप किए हैं। तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कस्टमर का, एंड वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू बन जाएगा, है ना। तो अच्छे रिश्ते बनाने से जो है वो ऑब्वियसली वो रिश्ते जो है हमेशा आपकी लाइफ में रहते हैं, वैसे ही कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से वो आपका वैल्यूएबल कस्टमर बन जाएगा लाइफ टाइम के लिए। Its purpose is to market to current customers versus new customer acquisition through sales and advertisement। यहाँ पे इस कंसेप्ट के बेसिस पे जो है आपके करंट कस्टमर्स जो हैं वो रिटेन रहें और नए कस्टमर्स जुड़ते जाएं, ये उद्देश्य रहता है सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बट रिलेशनशिप मार्केटिंग में सेल्स को भी इतना महत्व न देकर कस्टमर की सर्विस पे ज्यादा महत्व देते हैं, ताकि जो है वो आपसे खुश रहें और आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करते रहें। व्यवहार ज्यादा मायने रखता है। यदि हम देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन है जो बहुत ही हर्ष वर्ड्स यूज कर रहा है, अच्छे से बातचीत नहीं करता है, तो हम उसका प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो जो है रिलेशनशिप मार्केटिंग हमें यही बताता है कि किसी भी कस्टमर के साथ जो है अच्छा व्यवहार मेंटेन करना इज नोन एज द रिलेशनशिप मार्केटिंग, ताकि वो कस्टमर हमेशा बना रहे, नए कस्टमर्स जो हैं बनते रहें। दैट इज द मेन एम ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग।
अब रिलेशनशिप मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? तो हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यदि कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो ऑब्वियसली उसका सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है अच्छा है, भले महंगा है पर अच्छा है, या इस तरीके से क्वालिटी ठीक है बट प्रोडक्ट तो ठीक है, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन हमेशा बना रहेगा। देन डीपर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर जो है एक रिलेशनशिप मार्केटिंग में जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ते हैं तो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हैं कि उसकी नीड क्या है, दैट मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है किस तरीके, क्या वो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है कि क्या वो प्राइस पे फोकस कर रहा है। इस तरीके से जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कंज्यूमर के बिहाफ। कैन गेट बेटर फीडबैक, फीडबैक जो है अच्छा मिल सकता है, यदि कस्टमर्स के साथ अच्छे व्यवहार हैं तो वो हमें अच्छे से फीडबैक दे पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसा है या हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो फीडबैक मिल पाएगा। कस्टमर रिटेन रहेगा, जो ऑलरेडी हमने उसके मीनिंग में डिस्कस कर लिया था। इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, यदि कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट से तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि वो नए कस्टमर्स को लेकर आएगा, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है फेमस होगा और सेल्स वॉल्यूम जो है बढ़ेगी। लोअर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जब कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे हैं तो आपको अलग से एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब जो है बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, और ई कॉमर्स। अब हमारे सामने जो है ई कॉमर्स, इसलिए ये टॉपिक है, दिस इज द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। ई कॉमर्स को इसलिए समझना है क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि ई मार्केटिंग जो है वो क्या होती है। तो पहले हमें ई कॉमर्स को समझना पड़ेगा, व्हाट इज द ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मोड जो है, जब बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको ही हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट के माध्यम से जब हम गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं उसे ही हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब यहाँ पे द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन टिपिकली फॉल्स विद इन 4 टाइप्स में ई कॉमर्स बिजनेस हो सकता है। एक कहलाता है बी टू बी बिजनेस, है ना, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर आता है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे यानी एक जैसे जब हमने इंडस्ट्रियल बिजनेस की बात की और कंज्यूमर इंडस्ट्रियल मार्केट और कंज्यूमर मार्केट की बात की, तो तब हमने ये देखा था कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को गुड्स सोल्ड करता है उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट। अब ये भी वही चीज है, बिजनेस टू बिजनेस भी मॉडल, बट ये कैसा हो रहा है, ऑनलाइन वे में हो रहा है। लेकिन इसका प्रोसेस सेम है, जहां पे हमने डिस्कस किया था अमेजोन का एग्जांपल। ठीक है, फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कोई बिजनेस पर्सन है और उन्होंने अपने गुड्स को जो है कंज्यूमर को बेच दिया, जो आम ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज बिजनेस टू। जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को ऑनलाइन कुछ बेच रहा है और दूसरा कंज्यूमर उससे खरीद रहा है, एंड दैट इज द ऑनलाइन प्रोसेस। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो ओला इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे आपका कोई प्रोडक्ट है, किसी कंज्यूमर ने ऑलरेडी उसको यूज किया है, अब उसको उसको बेचना है, तो वो कोई दूसरे कंज्यूमर को वो ढूंढता है, तो दैट इज द कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऐसे ही कंज्यूमर टू बिजनेस भी होता है, जहां पे आपके यूज्ड प्रोडक्ट जो है आज के समय में बेचे जाते हैं, है ना, तो और बिजनेस उसको खरीदते हैं, फिर उसको रिसाइकल करते हैं और फिर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दिस इज कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ई कॉमर्स बिजनेस जो है 4 तरीकों से हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, अब ई कॉमर्स को हमने क्यों समझा, फॉर अंडरस्टैंडिंग ई मार्केटिंग। जब ई कॉमर्स का बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, तो वहां पे जो है उसकी मार्केटिंग जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से जब हम मार्केटिंग करते हैं उस गुड्स और सेल्स को प्रमोट करने के लिए, दैट इज नोन एज ई मार्केटिंग। ठीक है, ई मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। इट मेक्स it easy for business to reach a wide range of potential customer due to large number of people using internet today। आज के समय में इंटरनेट हर इंसान जो है यूज कर रहा है, तो लार्ज पब्लिक तक पहुंचने के लिए जो है मार्केटिंग जो है ऑनलाइन वे में की जाती है, उसी को ही हम कहते हैं मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज नोन एज ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग इज क्रूशियल फॉर बिजनेस फॉर अ फ्यू रीजंस।
कुछ कारणों से जो है इट इज क्रूशियल, लेट अस डिस्कस दैट। क्यों ई मार्केटिंग जो है हमें इतनी हेल्प कर सकती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये अलाउ करती है यू टू फाइंड अ टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स ऑनलाइन, आपको कस्टमर्स को ऑनलाइन ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। लेट्स यूर मोर इफिशिएंटली कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस, आप इजी वे में जो है आपके ऑडियंस से कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कस्टमर को यदि कुछ परचेज करना रहता है तो ईमेल के माध्यम से, आज के समय में हमने देखा कि व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बन गए हैं जिसके थ्रू जो है इजिली कम्युनिकेशन हो गया है ना। या फिर जो फीडबैक्स मिलते हैं आपको रिव्यूज के माध्यम से वेबसाइट पे, तो इफिशिएंटली ऑडियंस आपकी कनेक्ट हो पाती है। हम ये देखते हैं कि आपके ऑडियंस जो है डायरेक्टली कंपनी के किसी बड़े लेवल के मैनेजर से आसानी से बात कर पाएगी ड्यू टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। फिर ई मार्केटिंग हमें मदद करती है पर्सनलाइज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन कस्टमर इंटरेस्ट, यहाँ पे कस्टमर के इंटरेस्ट को आसानी से समझ सकते हैं और उस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इंक्रीज योर ब्रांड्स विजिबिलिटी, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने में ये हमें मदद करती है। गेट क्वालिटी लीड्स एक्चुअली इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, गेट क्वालिटी लीड्स एक्चुअली इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, आप कोशिश करते हैं कि आपके प्रोडक्ट कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे और उनको कन्विंसिंग पावर जो है इसमें बढ़ता है। तो ई मार्केटिंग जो है इस तरीके से हमें मदद करता है। ई मार्केटिंग यानी अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए लगातार प्रयास करना ताकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रमोट हो एट द ऑनलाइन लेवल, उसी को ही हम कहते हैं ई मार्केटिंग। अब ई मार्केटिंग के अलग अलग वेस हो सकते हैं जिससे हम अपने गुड्स और सर्विसेज को जो है और ज्यादा उसका टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएं या फिर सेल्स को बढ़ाएं। तो टाइप्स ऑफ ई मार्केटिंग को यदि हम बात करें तो दैट इज SEO, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों आपने देखा होगा यदि आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गया, तो वहां पे आपके पास बहुत सारे जो है वेबसाइट्स के नाम आ जाते हैं जिसको आप रैंडमली ओपन करके देखते हैं। तो वहां पे दो तरीके के आपको चीजें दिखेंगी, एक होता है पेड और एक होता है नॉन पेड। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, फॉर एग्जांपल आपने कुछ वर्ड या कुछ प्रोडक्ट सर्च किया, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने सेलो की बॉटल जो है सर्च की कि आपको सेलो की बॉटल जो है खरीदना है। जैसे ही आप सेलो बॉटल लिखोगे तो आपके पास बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे जहां पे सेलो बॉटल से रिलेटेड जो है टर्म्स से रिलेटेड जो है चीजें आपको दिखेंगी। अब ऊपर की यदि आप दो देखोगे तो इस तरीके से जो है एड लिखा हुआ आता है और उसके बाद जो है एड लिखा हुआ नहीं आता है। दो वेबसाइट्स या तीन वेबसाइट ऐसे दिखेंगी जिन पे एड लिखा हुआ होता है और बाकी की जो रहती है ये रहती है कि ये नॉन पेड। तो जो ऊपर एड वाले जो वेबसाइट है यहाँ पे ये हुआ है कि कंपनी ने जो है एड कैंपेनिंग चलाई है ताकि उनकी एड जो है ऊपर दिखे और पब्लिक उसको देखकर जो है उसको क्लिक करके वहां से प्रोडक्ट खरीद ले। और एड के नीचे जो बाकी की वेबसाइट्स हैं दैट इज ऑर्गेनिक, यानी लोग सच में आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे जा रहे हैं और वहां से खरीद रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम नॉन पेड, या फिर इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक एंगेजमेंट ऑफ पब्लिक। यहाँ पे लोग जो है नेचुरली आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और आपके प्रोडक्ट को जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं और वो वहां से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसी को ही हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। की सर्च के बेसिस पे बार बार लोग खरीदते हैं तो वो सर्च के बेसिस पे जो है आपकी वेबसाइट टॉप पे आ गई है और ये नॉन पेड रहती है, ठीक है। और जो पेड रहेगी उसके आगे हमेशा आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है। ये फोटो जो है आपको इमेज जो है दिख रही होगी कि किस तरीके से इसके बीच में डिफरेंस है ना। जहाँ पे एड लिखा है ये पेबल होती है और जो नॉन पेबल होती है वो SEO कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया अपलोड किया यूट्यूब पे, अब ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वो देख रहे हैं, है ना, बार बार देख रहे हैं। और जब आप वहां पे टाइप्स ऑफ ई मार्केटिंग गूगल पे यदि आप सर्च करोगे और ये आपको टॉप पे शो हो रहा है और उसके आगे एड नहीं लिखा है, यानी जेन्युइनली लोगों ने इसको पसंद किया है और वो जो है गूगल की तरफ से जो है उन सर्च में सबसे टॉप पे दिखेगा, है ना। तो ये एक तरीका है आपके प्रोडक्ट को बढ़ाने का। दूसरा वे जो रहता है दैट इज एड वाला और उसे ही हम कहते हैं पे पर क्लिक।
ये जो ऐड वाले ऑप्शन आते हैं, यदि आपने इसको क्लिक कर लिया वेबसाइट को और यहाँ से कोई प्रोडक्ट जो है परचेज करा, तो पे पर क्लिक का मतलब यही होता है कि कंपनी जो है उस एडवर्टाइजर को पैसे देती है जब कोई उसको वेबसाइट को क्लिक करके वहां से कुछ खरीद लेता है। तो ये जो है पेड रहता है और एसईओ जो है वो नॉन पेड रहता है। ठीक है। फिर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी अलग अलग सोशल मीडिया में पोस्ट करके जो है आप आपके प्रोडक्ट को जो है उसको प्रमोट कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल्स जो है बढ़ा सकते हो, जैसे कि फेसबुक कैंपेनिंग करके या फिर इंस्टा पे अपलोड करके। इस तरीके से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसका उपयोग करके जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। दूसरा कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो कॉस्मेटिक में डील करती है, अब उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वहां पे उन्होंने उससे रिलेटेड जो है ब्लॉग लिखना चालू किया कि जो है यदि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज किया जाता है तो उसके ये फायदे ये नुकसान है, यानी ओवरऑल आपको वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर को एक तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं ब्लॉग में डाल के। तो कंटेंट मार्केटिंग होता है। देन ईमेल मार्केटिंग, जहां पे ईमेल के जरिए वो सामने वाली कंपनी जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे ईमेल्स आपके पास आते होंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की, आप इंश्योरेंस खरीद लो, इस तरीके का मेल आता होगा, तो वो कहलाता है ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट से रिलेटेड जो है मार्केटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग्स या बाकी पोस्ट के जरिए। मोबाइल मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल जो है मार्केटिंग की जाती है, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करके, सोशल मीडिया पोस्ट यूज करके जो है मोबाइल के थ्रू जब करते हैं, दैट इज नोन एज मोबाइल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक तरीके की मार्केटिंग है, ये किनके बीच में होती है, कंपनी और जो मार्केटिंग पर्सन है उसके बीच में, है ना। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे किसी ने कुछ प्रोडक्ट दे दिया कि आप इस प्रोडक्ट को जो है अपने वीडियो में शो करिए और उसकी क्वालिटीज के बारे में बताइए, और यदि ये प्रोडक्ट कोई खरीद लेता है तो जो है हम आपको इसका कुछ कमीशन बेस्ड देंगे, दैट इज नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी और मैंने आपको ये बोला कि ये प्रोडक्ट जो है यदि आप इसको खरीदना चाहें तो नीचे मैं लिंक दे देती हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके और उस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, दैट इज नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। और यदि किसी को जेन्युइनली वो प्रोडक्ट पसंद आता है और उन्होंने खरीद लिया तो उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा, कमीशन, दैट इज नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। अब एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि जब भी कोई आपको बोलेगा कि ये प्रोडक्ट खरीद लो या मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं कि ये बुक अच्छी है, तो हमेशा वो एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं आएगी। जब भी ऐसा कुछ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो दिखता है तो वहां पे जो है हमेशा ऐसा लिखा आएगा पेड प्रमोशन, है ना। जब इस तरीके से लिखा हुआ है यानी सामने वाला उस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसके बिहाफ पे उसको या तो पैसा या और कोई गिफ्ट्स या कुछ मॉनेटरी चीजें मिली हैं, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं पेड प्रमोशन करते हैं, वो फैशनेबल आइटम्स दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है उन्होंने खरीदा है और उसकी ये क्वालिटीज आपको बताते हैं, और वो फिर आपको बोलते हैं यदि आपको परचेस करना है तो आप लिंक से परचेस कर लीजिए, तो वही कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। फिर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहां पे पार्टनरशिप की जाती है बिटवीन द, एफिलिएट मार्केटिंग किसके बीच में होता है, जैसे कंपनी है जिनका प्रोडक्ट है और उन्होंने जो है किसी से उसका जो है प्रमोशन करवा लिया और सामने वाला जब उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो जो है आपको कमीशन मिलेगा। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करवाना, प्रोडक्ट दे दिया जाता है आपको, फॉर एग्जाम्पल जो ब्लॉग बनाते हैं, है ना, डेली व्लॉग्स बनाते हैं, उनको जो है प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं डेली के। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम दे दिया कि आप किसी कंपनी ने उनको परफ्यूम भेजा है और वो परफ्यूम का यूज करके अपने बिहाफ पे जो है उस परफ्यूम की क्वालिटीज को डिफाइन करेंगे, तो वो होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना, कि वो एक तरीके से आपको प्रभावित करते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और ये सभी जो है किस वे में होती हैं, ऑनलाइन वे में होती हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज ई मार्केटिंग। ठीक है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ ई मार्केटिंग के क्या फायदे हैं। तो ई मार्केटिंग से आप बहुत बड़ी पब्लिक रेंज पे पहुंच पाएंगे, तो आपकी ग्लोबल रीच हो सकती है, प्रोडक्ट लोकल का है तो भी वो बड़े लेवल पे जो है सोल्ड हो सकता है। लोकल रीच
लोकल रीच पे आप पहुंच सकते हैं छोटी ऑडियंस के पास, और फिर जो है धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट की रीच जो है बढ़ती जाएगी, तो आपकी पब्लिक ऑडियंस जो है आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। जैसे हम एसईओ की बात करें तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जो है लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो जो है आपने कोई अलग से उसमें कोई खर्चा नहीं किया है, तो जो है कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये। ब्रांड अवेयरनेस, जितनी भी मार्केटिंग होती है आपको सबके बेनिफिट्स तो यही रहेंगे कि उसकी रीच जो है बढ़ेगी। ऑब्वियसली मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसकी रीच बढ़ेगी, है ना। उसकी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होगी, लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी, कॉस्टिंग जो है कहीं ना कहीं उसकी इम्पैक्ट करेगी, कम होगी। तो ये इसके फायदे हैं। इफेक्टिव टारगेटिंग, आपको पता रहेगा कि कौन सा सोर्स ई मार्केटिंग का आप यूज करोगे ताकि आप टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचो, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अब दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं। एक है सोशल मार्केटिंग, जिसको ऑलरेडी हमने ई मार्केटिंग में देखा है, लेकिन यहाँ पे सोशल मार्केटिंग जो है सोसाइटी का बेनिफिट करने के लिए जो मार्केटिंग की जाती है कि सोसाइटी का नुकसान ना हो, दैट इज नोन एज सोशल मार्केटिंग, जिसमें सोशल कैंपेनिंग चलाई जाती है ना। ये हो गया, तो इसको पढ़ते हैं। सोशल मार्केटिंग हेल्प्स चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल फॉर कॉमन गुड। सोशल मार्केटिंग एक तरीके का बिहेवियर है लोगों का जो कॉमन गुड, यानी सबके साथ जो है अच्छा हो, कॉमनली गुड हो, वो उसके लिए मार्केटिंग की जाती है। इस वर्ड को जो है आपको मैंडेटरी लिखना है जब भी सोशल मार्केटिंग का क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है। When implementing this approach, जब इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं, कंपनी डू नॉट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स परसेप्शन फॉर देयर बेनिफिट बट टू ब्रिंग सोशल चेंज। जब भी कंपनी इस अप्रोच को डालती है तो उनका ये उद्देश्य नहीं रहता है कि वो चाहते हैं कि लोगों का नजरिया चेंज हो जाए उस प्रोडक्ट के प्रति या किसी, वो चाहते हैं कि कुछ सोशल चेंज आना चाहिए, सोसाइटी में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, है ना। मार्केटिंग टेक्निक्स अलाउस कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज वेल बीइंग। और यहाँ पे मार्केटिंग टेक्निक्स जो है मदद करती हैं कंपनी को कि सोसाइटी का वेलबींग हो, अच्छा हो, कॉमनली गुड चीजें हो, अच्छी चीजें हो, इसलिए जो है सोशल मार्केटिंग की जाती है ताकि सोसाइटी में कुछ सोशल चेंज हो, अच्छी कैंपेनिंग की जाए। ठीक है। जब हम देखते हैं कहीं बाढ़ आ गई है या कुछ अर्थक्वेक आ गया है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जो भी काम करते हैं ऑनलाइन, वहां पे वो एक डोनेट का जो है, आप कोई किसी वेबसाइट पे जाओगे और वहां पे वो लिखेंगे डोनेट टू द पर्टिकुलर स्टेट जहां पे अर्थक्वेक हुआ होगा, वो डोनेट करके वहां पे उस स्टेट को मेंशन करेंगे। तो एक तरीके का ये चेंज है कि डायरेक्टली हम उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम डोनेट करके जो है वहां तक मदद पहुंचा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया सोशल चेंज का, है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे हम सोसाइटी में चेंज कर पाए प्रोडक्ट के माध्यम से जो है, तो दैट इज द सोशल चेंज। अब ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग जो हमें ग्लोबल लेवल तक रीच पहुंचाए, जिसे हम ग्लोबल मार्केटिंग भी कहते हैं, दैट इज, है ना। इसका इंटरनेशनल मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है, ग्लोबल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिफर्स टू एनी मार्केटिंग एक्टिविटी दैट ऑकर्स अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में जब आप उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल मार्केटिंग भी हम उसे कहते हैं। ठीक है। तो इसका मेन एम क्या रहता है, इट्स एम टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ग्लोबल कस्टमर। इनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो आपकी कंट्री के अलावा बाकी के कस्टमर्स हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करना। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, जॉइंट वेंचर, एफडीआई, इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं उसमें जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी एक तरीके से हम मार्केट को प्रभावित करते हैं, एक जगह से ज्यादा जगह पे कंट्री बेसिस पे जब मार्केटिंग की जाती है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केटिंग, या फिर जैसे हम कहेंगे ग्लोबल मार्केटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल हमारा यूनिट 5th फिनिश होता है, और इससे हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी सभी यूनिट्स का रिवीजन जो है यहाँ पे फिनिश होता है। तो आप सभी यूनिट्स को रिवाइज कर लीजिए। यदि आपने पहले के यूनिट्स को रिवाइज नहीं किया है तो नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सभी यूनिट्स का रिवीजन कर लीजिए ताकि ओवरऑल आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।